चलिए सर कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। ये क्वेश्चंस आपके पास में नहीं होंगे, इसका मैं फ़ोटो भेज दूँगा आप लोगों के पास को, और बताता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये है, मैं इसका आपको फ़ोटोज़ भेजूँगा, प्रिंट भी मैं ला दूँगा, कोई टेंशन नहीं है। या फिर आप लोग लिखना चाहो तो ये मत लिखना, फिर इसके आंसर्स वगैरह आप लोग देखना चाहो तो देख सकते हो, बाकी ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। ठीक है। एक मिनट रुको, एक मिनट जूम करता हूँ। क्या हो रहा है इसको, ऐसा रोटे रोटे। चलो क्वेश्चन नंबर 3 है, ध्यान देना। कोई जे है, उसने मशीन परचेज किया है एम से, हिज ब्रदर, इंपॉर्टेंट वर्ड है ब्रदर, फॉर ₹5 लाख ऑन 1 जून 2019। 19 में परचेज किया। एम हेड परचेज, अब एम ने कब किया था, एम हेड परचेज द मशीन इन 2015, उसने 2015 16 में किया था 3.5 लाख की। अब जो जे है वो चाहता है कि मैंने 5 लाख में खरीदी, तो मैं पूरे 5 लाख में मेरे को इसका डेप्रिसिएशन चाहिए। केस क्या है समझना। केस ये है कि यहाँ पे एक जे नाम का बंदा है, उसका ब्रदर है एम, उसका ब्रदर है कौन, एम। एम ने एक मशीन खरीदी थी 15-16 में, कितने रुपए की, 3.5 लाख की। एट द सेम टाइम जे ने उससे खरीदी 19 में, कितने लाख की, 5 लाख की। अभी वैल्यू 3.5 लाख है, और इसने खरीदी कितनी, 5 लाख। अगर कोई और बंदा होता, ये इसका ब्रदर नहीं होता, कोई और होता, तो सीधी सी बात है एक्चुअल कॉस्ट 5 लाख है, क्वेश्चन कहीं पर खत्म। पर यहाँ पे ब्रदर है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन 48 याद होगा आप लोगों को, अपने पढ़े थे, कुछ उस कैटेगरी का है। तो सर यहाँ पे ये चाहता है कि क्या ये यहाँ पे 5 लाख पे डिप्रिसिएशन क्लेम करे कि 3.5 लाख पे करे। तो इसका आंसर बहुत सिंपल सा है, अगर मैं देना चाहूँ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि वेयर नेसेसरी रिक्वायर एन असेट विच वाज यूज्ड बाय एनी अदर पर्सन इन बिजनेस बिफोर इट्स एक्विजिशन बाय द असेसी एंड द असेसिंग ऑफिसर सर्टिफाई that the object of transfer is to reduce tax liability by claiming depreciation which represents the enhanced cost. The cost of machine is to be fixed by AO, assessing officer, with the prior approval of the Joint Commission under explanation 3 to section 43(1), it may be written down value of bona fide market। इतना बड़ा आंसर है। आखिरी में अगर एक लाइन में बोलूँ तो सर अगर उसको एक क्लेम करना है तो उसको असेसिंग ऑफिसर की परमिशन लेनी पड़ेगी, और जो असेसिंग ऑफिसर रहेगा अपने जॉइंट कमर्शियल की प्रायर अप्रूवल से बताएगा कि उसको 3.5 लाख पे लेना चाहिए कि 5 लाख पे लेना चाहिए। असेसिंग ऑफिसर यहाँ पे जज करेगा कि उसका जो मोटिवेशन है, जो उसका यहाँ पे जो उसका यहाँ पे सोच है कि क्या, अगर वो अपनी टैक्स लाइबिलिटी रिड्यूस करने के लिए ऐसा कर रहा है तो 3.5 लाख पे दिलवाएगा। अगर ऐसा नहीं है, उसका बोनाफाइड इंटेंशन है, तो उसको पूरे 5 लाख पे मिल जाएगा। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पक्का सिंपल सा क्वेश्चन था। खत्म करो। यहाँ पे अपने मैंने पढ़ाया नहीं अभी तक, इसलिए क्वेश्चन के फॉर्म में ले लिया। क्वेश्चन नंबर 4, इसको भी मैंने पढ़ाया नहीं हूँ, क्वेश्चन के फॉर्म में लूंगा। एक्स है, उसने ब्लॉक ऑफ असेट सोल्ड किए 1 जून 2019 को वाई को किए 6 लाख पे। ठीक है। जो रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड थी 50,000 थी, वो कितनी थी, 50,000 थी। वाई लीज्ड आउट द असेट टू एक्स विद द इफेक्ट ऑफ 1 जुलाई 2019। तो ये जो अरेंजमेंट हुआ, इसको अपन बोलते हैं प्यार से सेल्स एंड लीज बैक। सेल्स एंड लीज बैक, आप लोग इसको थोड़ा उसमें पढ़ोगे, अकाउंट्स में पढ़ोगे। मैं आपको टर्म समझा दूँ, सेल्स एंड लीज बैक। अब ये सर होता क्या है, ये मेरी बात समझना। यहाँ पे है मान लो कि विजय, और यहाँ पे है अपनी टीना छुटकी। ठीक है। हुआ क्या सीन यहाँ पे, विजय को चाहिए थे पैसे, विजय को चाहिए थे क्या, पैसे। विजय के पास में थी एक मशीन, विजय के पास में क्या थी, एक मशीन थी। विजय को क्या चाहिए थे, पैसे, विजय के पास में थी मशीन। तो विजय ने पहले सोचा कि मैं मशीन बेच देता। तो पीछे से प्रकट हुई अपनी बरखा देवी, बड़े बड़े बालों के साथ में। बोली कि बेटा अगर तूने मशीन बेच दी तो काम कैसे करेगा, ये मशीन से तू काम करता है, यही मशीन से तू क्या करता है, काम करता है। तो विजय अब थोड़ा सदमे में आ गया, वो बोले मेरे को पैसा भी चाहिए और मशीन भी चाहिए, अब दोनों कैसा। तो यहाँ पे आया टीना। टीना बोली एक काम करे, मेरे को ये तू बेच दे, ये जो मशीन है वो मेरे को तू बेच दे, मैं तेरे को कह दूंगी पैसा दूंगी। तो विजय ने बोला अगर मैं मशीन तेरे को बेच दूंगा तो मैं अपना काम कैसे करूंगा। तो टीना ने उसको बोली तू मेरे को बेच तो दे, मैं तेरे को वापस लीज बैक कर दूंगी। लीज पे देना मतलब किसी को अपना चीज यूज करने देना। मतलब कि यहाँ पे पहले विजय क्या करेगा, विजय टीना को क्या देगा, मशीन देगा। विजय टीना को क्या देगा, मशीन देगा, दिया। तो टीना उसको क्या देगी, पैसे देगी, मनी। अब टीना क्या करेंगी, एक और अग्रीमेंट करेगी, एक और इन
सेपरेट अग्रीमेंट करेगी। किससे करेगी? विजय से करेगी। क्यों करेगी? लीज का। किसका करेगी? लीज। कि जो मशीन उसने दिया था वो वापस से मैं लीज पे दे रहा हूँ। किसको? विजय को। तो इसमें विजय को पैसे भी मिल गए, टीना को मशीन भी मिल गई उसके नाम पे, और टीना ने उसको वापस से क्या कर दिया? उसको लीज बैक कर दिया। तो क्वेश्चन उसी का है। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो कौन है यहाँ पे? एक्स है। उसने अपने मशीन सोल्ड किया वाई को 6 लाख रुपए में। वो मशीन का वैल्यू कितना था? 50,000। तो फिर वाई ने वापस से उसको लीज पे दे दिया एक्स को। वापस से किसको दिया? एक्स को ही दिया। वापस से एक्स को दे दिया 1 जुलाई 2019 को। अब वाई बोलता है, कि उसने तो 6 लाख में खरीदा। वाई बोलता है उसने कितने में खरीदा? 6 लाख में। तो उसको पूरे 6 लाख पे डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए। उसको पूरे 6 लाख पे डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए। पर ऐसा हो नहीं सकता। इनकम टैक्स वाले बहुत चतुर है। उन्होंने बोले कि ऐसा नहीं होगा। अगर सेल्स एंड लीज पे का क्वेश्चन है तो आपको सिर्फ 50,000 पे डेप्रिसिएशन मिलेगा। वाई को कितने पे डेप्रिसिएशन मिलेगा? सिर्फ 50,000 पे। अब यहाँ पे मान लो वाई ने अगर उसको लीज करा होता एक्स की बजाय, एक्स को ना देते, कोई जेड बंदे को दे देता। क्योंकि क्वेश्चन कराना मेरी प्राइवेटी में वो नहीं है। मान लो विजय का असेट, विजय ने टीना को बेच दिया। टीना ने इसको मान लो कि बरखा को लीज कर दी। और ये सेल्स एंड लीज बैक का क्वेश्चन ही नहीं है। यहाँ पे सिर्फ सेल्स हुआ, यहाँ पे सेल हुआ, यहाँ पे लीज हुआ। तो मान लो अब ये 6 लाख पे होता। अगर टीना ने 6 लाख पे खरीदी होती तो अब टीना को कितने पे मिला था? 6 लाख पे। क्योंकि सर ये क्वेश्चन सेल्स एंड लीज बैक का है ही नहीं। ये क्वेश्चन सेल्स एंड लीज बैक का है ही नहीं। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आई? हाँ सर, समझ में आ गया। आगे बढ़े पक्का? तो सर एक क्वेश्चन को रीड भी करेंगे, अच्छे से करेंगे। सर एक और क्वेश्चन हो जाता मेरा। सर कितने क्वेश्चन हो चुके हैं बताता आपको, रुको। सर ये तो मैंने पढ़ाया था 34 और 35, क्योंकि दो क्वेश्चन थे इसमें, 34 एंड 35। तो उसको इस हिसाब से लिखेंगे। उसके बाद में दो क्वेश्चन अपन ने यहाँ पे करे। 35, 36 क्वेश्चन हुए अपने। 37 पे आते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 5 पे। एक्स ने परचेज किया एक हाउस प्रॉपर्टी 10 लाख रुपए की। एक्स ने परचेज किया एक हाउस प्रॉपर्टी दिसंबर 17 में 10 लाख की। टिल दिसंबर 1 दिसंबर 2019 द सेम वॉज सेल्फ ऑक्यूपाइड एज अ रेसिडेंट। वो उसको रेसिडेंस की तरह यूज करता था। ऑन दिस डेट द बिल्डिंग वॉज ब्रॉट इन टू बिजनेस फॉर द पर्पज ऑफ मेडिकल प्रोफेशन। अब उसने उस दिन क्या किया? उसको मेडिकल प्रोफेशन के लिए लेके आया। अगर मैं आपको दिखाऊँ कुछ, तो सर ये वाला केस है, फोर्थ वाला। अगर बिल्डिंग का प्राइवेट पर्पस में खरीदता है, उसको सब्सिक्वेंटली लेके आता है कहाँ पे? बिजनेस में। तो अपन को क्या करना है? नोशनल उसका डेप्रिसिएशन माइनस करना है। याद आ रही चीजें? वापिस आ जाता हूँ। तो सर वो मेरे को बोलता है कि उसका डेप्रिसिएशन अलाउेबल कितना होगा। जो सबसे पहले मेरे को क्या निकालना पड़ेगा? एक्चुअल कॉस्ट। तो सर 1 दिसंबर 2017 को कॉस्ट कितनी थी? सर 10 लाख की। देखो पहली लाइन पे लिखा है ऑन कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग एज ऑन December 1, 2017 वॉज 10 लाख। पक्का? अब देखो 17-18 में डेप्रिसिएशन जाएगा। 17-18 में डेप्रिसिएशन जाएगा। पर सर 17 में तो दिसंबर 1 है ना, तो 17 में दिसंबर 1 है। सर पुट टू यूज कितना? लेस देन 180 डेज, तो सिर्फ हाफ रेट मिलेगा। तो देखो आप लिखा है 17-18 के लिए उसको 50% मिलेगा, 10%। मतलब बिल्डिंग के लिए 10% रेट है। बिल्डिंग के लिए कितना रेट है? 10%। तो 50% मिला, यानी 5% मिलेगा 10 लाख का एज बिल्डिंग परचेज। लेस देन 180 डेज है। तो रिटर्न डाउन वैल्यू कितना जाएगा? 9,50,000। फिर 18-19 का पूरा डेप्रिसिएशन मिल जाएगा उसको। कितना मिल जाएगा? 95,000 का। बात समझ में आ रही है? पक्का? उसके बाद में मेरे को 20-21 के लिए निकालना है। तो 18-19 के लिए मेरे को मिल गया फॉर द तो एक्चुअल कॉस्ट कितनी आ गई मेरी? 8,55,000। एक्चुअल कॉस्ट कितनी आ गई? 8,55,000। पक्का? अब मेरे को कितना हुआ? मैं तो मानूंगा कि उसको पूरा ही रेट लग रहा है, क्योंकि ऐसा कुछ होगा ही नहीं यहाँ पे कि आधे दिन में उसने यानी कि लेस देन 180 में बिजनेस में लेके आया। ऐसा कुछ भी नहीं हो। जिस भी साल में लेके आएगा फुल ईयर ही मानेंगे, क्योंकि सर उसको परचेज पहले किए थे और पुट टू यूज बाद में कर रहे हैं। तो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो सर 8,55,000 का 10% उसको पूरा पूरा डेप्रिसिएशन क्लेम कर लेगा। पूरा पूरा डेप्रिसिएशन क्लेम। तो स्टार मार्क का ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। अच्छा क्वेश्चन था। अब सर मैं इसी के पैटर्न में आपको एक और क्वेश्चन कराता हूँ। सेम पैटर्न में एक और क्वेश्चन कराता हूँ, ध्यान देना, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 समझना। एक कार है जो परचेज किया एस ने 10/8/15 को 3,25,000 की पर्सनल यूज के लिए, और ब्रॉड डाउन टू बिजनेस किया, बिजनेस में लेकर आया 1/12/19 को, और मार्केट वैल्यू कितना है? 1,50,000। पुट टू यूज मार्केट में क्या है? बाहर यानी कि लेस देन 180। कंप्यूट द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द कार एंड कंप्यूट द डेप्रिसिएशन फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 अज्यूमिंग द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन टू बी 15%। अब सर आप लोग घिरोगे यहाँ पे, तो फटेंगी आपकी।
सर क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे समझाया था, अगर आपको याद होगा, सर ये क्लॉज सिर्फ बिल्डिंग के लिए है। सर अगर अदर देन बिल्डिंग है तो जिस साल में जो भी रेट में आपने खरीदे थे आपका वही एक्चुअल कॉस्ट रहेगा, वही एक्चुअल कॉस्ट रहेगा। तो यहाँ पे एक्चुअल कॉस्ट क्या रहेगा, तो यहाँ पे एक्चुअल कॉस्ट क्या रहेगा, 3,25,000। मार्केट वैल्यू वगैरह क्या है मेरे को पता ही नहीं सर, मार्केट वैल्यू वगैरह से कोई लेना देना नहीं है सर। तो एक्चुअल कॉस्ट कितना रहेगा सर, सिर्फ एक 3,25,000 ही रहेगा सर, 3,25,000 ही रहेगा। बात समझ में आ रही है सर। लेकिन सर 2019 में 12वें महीने में पुट टू यूज है सर, लेस देन 180 डेज, तो डेप्रिसिएशन हाफ रेट से मिलना चाहिए सर। हाफ रेट से मिलेगा तो कितना हो जाएगा सर, ये सर कितना हो जाएगा सर, ये आपका होना चाहिए कितना, अगर आप लोगों को याद होगा तो सर ये होना चाहिए 5, आपका 7.5%, 15% का हाफ 7.5%। लेकिन सर ऐसा होगा नहीं सर, ऐसा होगा नहीं सर। क्यों नहीं होगा सर, बात समझना, मैंने आपको बताया था, जिस साल में आपने खरीदे अगर उसी साल में पुट टू यूज करते हो तो हाफ % मिलेगा। जिस साल में खरीदे अगर उसी साल पुट टू यूज करते हो तो हाफ रेट मिलेगा। जैसे खरीदा का था 2015 में और पुट टू यूज कब कर रहा है तो 2019 में। सर अगर एक साल में नहीं है तो इवन दो पुट टू यूज बाद में हो तो भी आपको फुल रेट ही मिलने वाला है, फुल रेट ही मिलने वाला है। तो ये क्वेश्चन उस तरीके से है कि अगर कार को परचेज किया उसने 3,25,000 में, और एक्चुअल कॉस्ट तो भी कितना रहेगा, 3,25,000 ही रहेगा। उसके बाद में वो आप दिखा कि 15% ही मिलेगा, 15% ही मिलेगा। सर क्यों, क्योंकि अगर आप अलग दिन में पुट टू यूज करते हो तो भी आपको फुल रेट मिलने वाला है। क्वेश्चन का आंसर अच्छे से पढ़े पॉज करके, पक्की बात। तो 7वें क्वेश्चन में आ जाओ सर। एक असेसी है, उसने इंकर किया इंटरेस्ट ऑन मनी acquired फॉर प्लांट मशीनरी, इंटरेस्ट अक्रू फॉर ड्यूरिंग द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस टिल द कमेंसमेंट ऑफ प्रोडक्शन वाज ₹16 लाख। तो अकाउंट मैनेजर एट द फर्स्ट इंस्टेंस कैपिटलाइज द अमाउंट बट लेटर डिसाइड टू क्लेम इट इज रेवेन्यू टैक्स ऑडिटर ऑब्जेक्टिव। सिंपल सी बात है, उसने क्या किया, पहले बोला कि कैपिटलाइज करूंगा, बाद में बोला कि पीएल अकाउंट में डाल देता 16 लाख पे। तो टैक्स ऑडिटर ने उसको ऑब्जेक्ट कर दिया कि ऐसा नहीं कर सकते। तो यहाँ पे दिया गया है कि जो केस हुआ था कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स सीआईटी सुप्रीम कोर्ट वर्सेस चौपल्ली शुगर लिमिटेड, इनका केस है 1995 का। उसमें बताया गया है कि जो भी पैसा आप लेते हो, इसमें सिंपली बात है, असेट को एक्वायर करने तक का खर्चा, फिर असेट को रेडी होने तक का खर्चा सारा का सारा कैपिटलाइज होता है। ये वो चीज़ है, 16 लाख को आप रेवेन्यू नहीं ले सकते, आपको पूरा का पूरा कैपिटल लेना पड़ेगा। पक्की बात है। तो ये आंसर उस तरीके से हो गया। पढ़ेंगे आंसर एक बार अच्छे से। तो 9 8 में आ जाता हूँ। कंपनी परचेज मशीनरी ऑफ ऑन 15/9/2009 एट अ कॉस्ट ऑफ 10 करोड़। 10 करोड़ का मशीन है, जीएसटी पेबल है उसमें 12%, मतलब कितना हो जाएगा 1.2 करोड़। उसके बाद में कंपनी ने क्लेम किया जीएसटी क्रेडिट अगेंस्ट द परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स, मतलब कंपनी ने पूरा का पूरा परचेज गुड्स में उसका क्लेम कर लिया। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन द मशीनरी इज 20%, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है 20%। अज्यूम दैट इट वाज पुट टू यूज ऑन 15/10/2019, यानी अगले महीने उसको पुट टू यूज कर लिया उसने। तो देखो पुट टू यूज 4 अक्टूबर के बाद का है, मतलब हाफ रेट लगेगा, ये आपको याद में आना चाहिए। व्हाट इज द डेप्रिसिएशन अलाउेबल ऑन द मशीनरी, तो सबसे पहले जीएसटी का अपन समझेंगे। अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर ले लेते हो आप लोग, इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर आप ले लेते हो तो आप लोगों को मशीन की वैल्यू पे मिलने वाला नहीं है, आपको इनपुट टैक्स रेट पे डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। मतलब यानी क्वेश्चन में आपको कितने पे डेप्रिसिएशन मिलेगा, तो सिर्फ 10 करोड़ पे। तो कैसे, बात समझना, यहाँ पे मैं समझाता हूँ। तो 10 करोड़ की मशीन है, 10 करोड़ के उसमें 1.2 का जीएसटी लगा, तो टोटल वैल्यू कितना पेबल है 1। तो एक्चुअल कॉस्ट कितना होगा 11.2। लेकिन आपने ये 1.2 को जीएसटी क्लेम किया है, आईटीसी क्लेम किया है, मतलब आपका एक्चुअल कॉस्ट कितना रहेगा, सिर्फ 10 रहेगा। आपका एक्चुअल कॉस्ट कितना रहेगा, सिर्फ 10 रहेगा, क्योंकि अगर आप आईटीसी नहीं लेते तो आपको 11.2 पे डेप्रिसिएशन मिल जाता। तो ये वही लिखा हुआ है कि आपको देखो एक्चुअल कॉस्ट शेल बी द अमाउंट टैक्स में क्लेम देयरफॉर 1.2 करोड़ का जो आपको जीएसटी मिला है इनवॉइस वैल्यू का, शेल बी रिड्यूस फॉर बीइंग जीएसटी क्लेम। तो अब हम एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मशीनरी कितना होगा 10 करोड़ का रहेगा, सॉरी एक्चुअल कॉस्ट कितना रहेगा 10 करोड़ का, और डेप्रिसिएशन एडमिसिबल रहेगा सिर्फ कितना 50% ऑफ 20। तो समझना, अज्यूम कितना उसने बोला मेरे को 20% डेप्रिसिएशन बोला है, तो सर सिर्फ 20% का हाफ मिलेगा 10%। ऐसा क्यों सर, क्योंकि उसने मेरे को तो पुट टू यूज 10 यानी कि 10वें महीने में किया, और अपन ने डेट बनाए थे 4 अक्टूबर, अगर आपको याद होगा तो 4 अक्टूबर के बाद अगर कोई भी चीज़ पुट टू यूज करेगा तो सर उसको हाफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मिलने वाला है, हाफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मिलने वाला है। तो 9 क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन है, रामनगर रिसाइड इन दिल्ली, Ramanagar resided in Delhi. As per the new rule of the in the city, private car can be piled in the city only on alternate days. So odd even rule पता है दिल्ली का, वैसा कुछ है। On alternate days, he has purchased a car on 21/9/2019.
फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस एज पर द फॉलोइंग डिटेल। कॉस्ट ऑफ कार 12 लाख, दिल्ली का है 14% का, जीएसटी पे किया उसने, सेंट्रल का 1 लाख। सर इसको सेंट्रल जीएसटी को आईजीएसटी बोला जाता है और दिल्ली के जीएसटी को एसजीएसटी बोला जाता है। उसके नीचे लिखा हुआ है he estimated the usage of the car for personal purpose will be 25%, total पे 25% होगा। It is advised that the car has only run on alternate days, half the depreciation will be otherwise allowable will be actually allowed। He started using the car immediately after purchase। ठीक है, डिटर्म यानी कि तुरंत पुट टू यूज कर दिया था। Determine the depreciation allowable for the assessment year 2021 if this is the only asset in the block। Rate of depreciation 15% है। If their car was to be used in the subsequent assessment year 2022 on the same terms and condition, what will be the depreciation allowable? Assume there is no change in the legal position in the Income Tax Act 1961। तो इतना कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन में। आप लोग सोचिए पहले कैसे होगा, फिर मैं आपको बताता हूँ। सर मैं कहता कि वो अल्टरनेट डेज में एक चीज़ रखना सर, जो पहले दिन बोला था लॉजिक का स्पेलिंग क्या है अपने यहाँ पे, LAWGSE, लॉ, जो लॉ बोले वो। सर आपने लॉ में कभी पढ़ा अल्टरनेट डे यूज करो? सर एक बार रेडी टू अवेलेबल है ना, सर मेरे को बताओ डेप्रिसिएशन एक्चुअल यूज पे मिलता है कि रेडीली अवेलेबल पे मिलता है? रेडी टू यूज। सर रेडी टू यूज मतलब कि अगर कार घर पे पड़ी हुई है, साल भर पड़ी हुई है, तो भी उस पर डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, उसको यूज ही मत करो, पर रेडी टू यूज होना चाहिए। सर फायर एक्सटिंग्विशर घर पे पड़ा हुआ है, क्या उस आग लगी क्या आपके घर पे? नहीं सर। वो बिजनेस में लगी क्या? नहीं सर, क्योंकि पर्सनल पे डेप्रिसिएशन नहीं मिलता, सिर्फ बिजनेस में मिलेगा। फैक्ट्री में फायर एक्सटिंग्विशर पड़ा हुआ है, क्या डेप्रिसिएशन मिलेगा? हाँ सर डेप्रिसिएशन मिलेगा। क्योंकि सर क्यों मिलेगा? सर क्योंकि वो रेडी टू यूज है। तो एक बार क्लियर हो गया सर, फुल रेट से डेप्रिसिएशन मिलेगा। सर क्यों? सर क्योंकि परचेज कब किया उसने, देखो 9वें महीने में। अपना डेट क्या था? 4 अक्टूबर। याद आ रहा है? सर अगली चीज, सर कितने पे मिलेगा? सर कितने पे मिलेगा ये मैं भी नहीं बता सकता। क्यों? सर क्योंकि यहाँ पे मेरे को दिया हुआ नहीं है कोई भी क्वेश्चन में, क्या उसने जो आईटीसी वो क्लेम किया है कि नहीं किया है। तो क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आईटीसी क्लेम? सर नहीं, तो मैं दोनों के हिसाब से बता दूंगा। सर मैं दोनों के हिसाब से बता दूंगा। मैं अजम्पशन लूंगा कि पहले आईटीसी अवेलेबल है। देखो पहला अजम्पशन, सिंस द कार वाज पुट टू यूज फॉर मोर देन 180 डेज इन द प्रीवियस ईयर 1920, फुल डेप्रिसिएशन 15% इज अलाउएबल ऑन द कॉस्ट ऑफ 15,36,000। 15,36,000 ऊपर से आया, which is the total price inclusive of GST। However, the depreciation actual would be restricted to 75%। तो ऐसा क्यों? तो क्योंकि 25% तो पर्सनल यूज था ना, तो पर्सनल यूज पे डेप्रिसिएशन मिलता नहीं है। तो सबसे पहले अपन ने यही पढ़ा था। तो 25% ऑफ यूसेज इज एस्टिमेटेड फॉर पर्सन ऑन विच डेप्रिसिएशन इज नॉट अलाउएबल। तो मतलब कितना होगा? 15,35,000 का निकालिए आप लोग पहले। 15% निकालो पहले। तो आप लोग 15,36,000 का 15% निकालोगे, निकाले। सर उसका 75% निकालो। सर उसका 75%। सर ऐसा क्यों कराया मैंने? सर क्योंकि सिर्फ 75% जितना ही मेरे को अलाउ रहेगा। बात समझ में आ रही है? तो आपका अलाउ हो जाएगा कितना? 1,72,800। 1,72,800। तो मतलब कि आपका WDV कितना हो जाएगा? मेरे साथ कैलकुलेट करेंगे। 15,36,000 माइनस 1,72,800 से कितना आ रहा है आपका? 1,36,000, 13,63,200। कर रहे आप लोग कैलकुलेट। अब अगले साल इस पर 15% मिलेगा, तो इसका 15% निकालो। सर लेकिन वापस से जो 2,04,480 आया होगा, तो टोटल आया, लेकिन इसका सिर्फ 75% ऑफिशियल है, तो इसका 75% क्लेम कितना करोगे? 1,53,360। बात समझ में? अब सर अजम्पशन लिए अपने क्या पे, अपने आईटीसी क्लेम नहीं करे, आईटीसी क्लेम नहीं करे, इसलिए हमने कॉस्ट 15,36,000। आपको नीचे एग्जाम्पल में बताना पड़ेगा कि अगर ये नहीं होता तो आपका सेक्शन है सेक्शन 17 सबसेक्शन 5। जीएसटी में सेक्शन है सेक्शन 17 सबसेक्शन 5। लिख के रखेंगे सेक्शन 17 सबसेक्शन 5, जो आपको आप लोगों को रेस्ट्रिक्ट करता है, जो आप लोगों को रेस्ट्रिक्ट करता है आईटीसी नहीं लेने से। एक्चुअली यहाँ पे अजम्पशन नहीं है, अगर मैं सच्ची बोलूँ ना, यहाँ पे अजम्पशन नहीं है। सर क्या बोल रहे? पहले बोले आपने अजम्पशन लेना पड़ेगा, बोल रहे अजम्पशन नहीं है। मैं आपको समझाता हूँ। आपकी जीएसटी वाली मैम आपको अच्छे से समझाएंगी। तो क्वेश्चन को स्टार मार्क करके रखना। तो स्टार मार्क क्यों करवा रहा हूँ? सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 ऑफ जीएसटी है, या फिर एसजीएसटी एक बोलूँगा मैम, या फिर सीजीएसटी है, वो आप लोगों को वो आपको पता है ब्लॉक क्रेडिट कि किसमें क्रेडिट अवेलेबल नहीं है, किसमें क्रेडिट अवेलेबल नहीं है। तो उसमें बोला गया है
तो उसमें ऐसा बोला गया है कि अगर आप कोई भी वो खरीदते हो, कोई भी व्हीकल खरीदते हो, जिसमें सीटिंग कैपेसिटी 13% से ज़्यादा नहीं है, 13% से ज़्यादा नहीं है, और वो अगर टैक्सेबल सप्लाई के लिए यूज़ होती है, तो उसमें आपको आईटीसी अवेलेबल नहीं है, बात समझ में आ रही है? तो ये वाले क्वेश्चन में आईटीसी अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आपके सीटिंग कैपेसिटी 13 से ज़्यादा नहीं है, ऐसा हम मान के चलेंगे कि रामनगर सिंपल इंडिविजुअल बंदा है, वो बस तो खरीदेगा नहीं, सिंपल कार खरीदेगा जिसमें 4-5% की सीटिंग कैपेसिटी होती है। लेकिन तो भी अगर किसी बंदे ने अज्यूम कर लिया कि ये टैक्सेबल सप्लाई में होता है और वो है कि अपने इसमें आईटीसी अवेलेबल है, मान लिया किसी ने, तो भी आंसर गलत नहीं होगा, क्योंकि ये पेपर डीटी का है। तो जो सॉल्यूशन है डीटी का, इसमें ज़रूरी है कि आपको जीएसटी के प्रोविजन आए, तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो। या तो आप लोग मान के लो कि जीएसटी अवेलेबल है, या जीएसटी अवेलेबल आईटीसी अवेलेबल है, या आईटीसी अवेलेबल नहीं है। बात समझ में आई? तो सर यहाँ पे अपन ने और कुछ 9 क्वेश्चन करे हैं ऑलमोस्ट, तो नहीं 6 क्वेश्चन करे, 7 क्वेश्चन, सॉरी, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 9 क्वेश्चन करे हैं। सर ये क्यों करे? क्योंकि और अंडरस्टैंडिंग आपके आगे होंगे एक्चुअल कॉस्ट के बारे में। किसके बारे में? एक्चुअल कॉस्ट को किस तरीके से डील किया जाता है, पक्का। इतना याद रखना, जो एडिशनल डेप्रिसिएशन है वो सौरभ की लिस्ट में नहीं मिलता। तो सौरभ की लिस्ट क्या है? शिप में अगर यूज़ करें, ऑफिशियल यूज़ है, या फिर रेसिडेंशियल यूज़ है, या फिर यूज, यानी कि सेकेंड हैंड है, रेसिडेंशियल अकोमोडेशन वाली जगह पे कोई मशीन यूज हुआ है, और व्हीकल का केस है, तो उसमें एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता नहीं है, इतना याद रखना, पक्की बात। और सिर्फ प्लांट और मशीनरी में मिलता है, ये भी रखना, सिर्फ प्लांट और मशीनरी के ब्लॉक में मिलता है, और जो चीज़ ऑफिस में लगती थी उस पर भी मिलता नहीं है। वो सौरभ की लिस्ट आपको याद कराई थी। तो मैं वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। अब अगले उसमें जाते हैं। बाकी के नोट्स आपको दिए हुए हैं, आपके जो नोट्स है, तो क्वेश्चन नंबर 6.16 पेज होगा आप लोगों को जो नोट्स दिया है मैंने क्वेश्चन के, पवन साड़ा सर के क्वेश्चन कर रहे हैं अपन सारे सारे। तो उसमें आपको काफ़ी बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो अपन क्वेश्चन अभी करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी इसको मैं ऑफ करता हूँ वीडियो को, अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चलो बाय बाय।